सुबह की पहली किरणों के साथ ही महेश्वरी ग्रुप के ऑफिस में हलचल शुरू हो गई। आध्या अपने केबिन में बैठी पिछले दिन की मीटिंग्स और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को चेक कर रही थी। वहीं बाहर शिवांश की धीमी चाल और चेहरे पर झलकती थकावट साफ बता रही थी कि वह कल का पूरा काम निपटाने के बाद मुश्किल से सो पाया था। आध्या ने जैसे ही शिवांश को अपने केबिन के बाहर खड़ा देखा, उसकी आंखों में चिढ़ और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, जिसके साथ वह शिवांश के ऊपर तंज कसते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, मिस्टर शिवांश ओबरॉय, अगर तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हो तो अंदर आओ, नहीं तो आज पूरा दिन तुम्हें वहीं पर खड़ा रहकर अपने सारे काम करने होंगे। उसने अपनी आवाज में हल्की सख्ती घोलते हुए कहा। शिवांश अपने बालों को ठीक करते हुए आध्या के केबिन के अंदर आया और एक फ्लिटी मुस्कान के साथ जवाब में बोला, क्या बात है, आज सुबह सुबह आपने मुझे याद किया है मैम? आज तो मेरा दिन बन गया। अब तो चाहे आप मुझे एक पैर पर पूरा दिन भी यहाँ खड़े रहने के लिए कहें, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। उसकी बातों को सुनकर आध्या का चेहरा गुस्से से भर उठा और वह अपनी जलती हुई आंखों से शिवांश की तरफ घूर कर देखने लगी। वहीं शिवांश के ऊपर तो जैसे आध्या के गुस्से से घूरने का कोई असर ही नहीं पड़ा। वह अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आगे बोला, अगर थोड़ी देर और आप ऐसे ही मुझे घूरती रही तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। उसकी आखिरी लाइन सुनकर आध्या ने गुस्से से अपने टेबल पर रखा फेंगशुई कछुआ उठाकर सीधा शिवांश के चेहरे की तरफ फेंकते हुए कहा, भाड़ में जाओ यू बास्टर्ड। लेकिन शिवांश ने तुरंत ही उसे कैच कर लिया और फिर आध्या को एक प्यारी सी मुस्कान देकर कहा, वैसे सच में मैम आपका प्यार जताने का तरीका सबसे डिफरेंट है। जहां लोग प्यार में अपने लवर को रोज या कोई और फ्लावर देते हैं, वहीं आप तो मुझे रोज फ्लावर रखने के लिए फ्लावर वास देती हैं, या फिर मेरे लक को अच्छा करने के लिए फेंगशुई कछुआ। सच में आप मेरी कितनी फिक्र करती है। उसकी ऐसी फ्लिटी बातें सुनकर अब आध्या का दिमाग उसके गुस्से को और नहीं झेल सकता था। खुद को शांत करने के लिए आध्या ने गहरी सांस ली और फिर अपनी टेबल से एक फाइल उठाए और शिवांश की ओर बढ़ाकर सख्त लहजे में उससे कहा, अगर तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो क्या अब काम की बात करें। ये हमारी कंपनी की कुछ नई डील्स की फाइल है, इसे अच्छी से पढ़ लो और एक रिपोर्ट तैयार करो। आज शाम तक मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। शिवांश ने फाइल को उठाते हुए एक हल्की मुस्कान दी और चुटकी लेते हुए बोला, आप मुझसे इतना काम करवाती हैं, कहीं मुझे इम्प्रेस करने की यह आपकी कोई नई ट्रिक तो नहीं है। उसके आखिरी शब्दों को सुनकर आध्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर तुमने फिर से ऐसी बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें ऑफिस से बाहर फेंकवा दूंगी, समझे? नाउ गेट आउट। शिवांश ने उस फाइल को अपने हाथों में पकड़ लिया और फिर एक फ्लिटी मुस्कान के साथ आध्या की तरफ देखकर एक आखिरी बार चुटकी ली। गुस्से में आप और भी प्यारी लगती हैं, मिस ब्यूटीफुल। और इतना कहकर वह वहां से निकल गया। वहीं उसके बाहर जाते ही आध्या, जिसने कब से अपना गुस्सा दबा कर रखा था, उसने कसकर अपना हाथ सामने की डेस्क पर मारते हुए गुस्से से कहा, अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं इस मनहूस इंसान को धक्के देकर अपने ऑफिस से बाहर फेंकवा देती। दोपहर के करीब महेश्वरी ग्रुप के खिलाफ एक अफवाह ने पूरे मीडिया में तहलका मचा दिया। खबरें थी कि महेश्वरी ग्रुप ने हाईवे प्रोजेक्ट पाने के लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी थी। हर चैनल पर यह चर्चा छाई हुई थी। कुछ चैनल में तो ऐसी रिपोर्ट भी आ रही थी कि आध्या माहेश्वरी का उन सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ नाजायज संबंध भी है, और कुछ रिपोर्टर्स तो इससे भी आगे निकल गए और वह सभी तो अपने चैनल पर बता रहे थे कि आध्या ने कई बार अपना अबॉर्शन तक कराया था। उन सभी चैनल्स की रिपोर्ट सुनते हुए आध्या का चेहरा गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। उसने आज तक कई सारी चीज फेस की थी, लेकिन यह उसकी लाइफ में पहली बार था कि कोई उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा था, जिस वजह से आध्या को गुस्से के साथ साथ काफी बुरा भी लग रहा था। वहीं इन सभी अफवाहों के सूत्रधार विद्युत राठौर और अंशुल रावत इन सभी न्यूज को बड़े ही इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर ही इस समय एक केवल मुस्कान थी। अंशुल रावत विद्युत राठौर की तरफ अपनी नजरें करते हुए बोला, मान गए मिस्टर राठौर, आप सच में इस खेल के पक्के खिलाड़ी हैं। आपके इस कदम की वजह से न सिर्फ महेश्वरी ग्रुप की रेपुटेशन लोगों के सामने गिरेगी, बल्कि साथ ही साथ उस आध्या माहेश्वरी का भी घमंड चकनाचूर हो जाएगा। अंशुल रावत की इस बात को सुनकर विद्युत राठौर के चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कान आ गई, जिसके साथ वह अंशुल की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोला, उस आध्या माहेश्वरी को क्या लगता है कि वह मुझे इतनी आसानी से हरा सकती है? शायद वह अपनी औकात भूल चुकी है। वह एक कमजोर लड़की है और एक कमजोर लड़की कभी विद्युत राठौर से नहीं जीत सकती। इतना कहकर दोनों जोर से हंसने लगते हैं। ये सभी अफवाहें विद्युत और अंशुल की ही फैलाई हुई थी। साथ ही उन लोगों ने मीडिया वालों को पैसे देकर अपने न्यूज चैनल पर ऐसी न्यूज दिखाने के लिए कहा था, ताकि आध्या की इमेज दुनिया के सामने किसी बाजारू औरत की जैसी बन जाए। साथ ही साथ उनका उद्देश्य महेश्वरी ग्रुप को बदनाम कर उनके हाईवे प्रोजेक्ट पर कब्जा करना था।
आध्या अपने केबिन में बैठी इस नई समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। कॉल एक सरकारी अधिकारी की थी, जिसने उसे इस मुद्दे पर बात करने के लिए तुरंत मिलने का आदेश दिया। आधे घंटे बाद जब आध्या महेश्वरी ग्रुप के ऑफिस से बाहर निकली तो मीडिया के रिपोर्टर्स का हुजूम उसे घेर चुका था। वे सभी उससे तीखे और अपमानजनक सवाल पूछ रहे थे। मिस आध्या महेश्वरी, क्या सच है कि महेश्वरी ग्रुप ने हाईवे प्रोजेक्ट पाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रिश्वत दी थी? मिस आध्या, आपने सरकारी अधिकारियों को कितनी रकम दी थी? तभी एक रिपोर्टर जो उन सभी के बीच मौजूद था अचानक अपनी आवाज तेज करते हुए बोला। मिस महेश्वरी, हमने सुना है आपके उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ नाजायज संबंध भी हैं, क्या ये सच है? उसकी देखा देखी करते हुए बाकी के सभी रिपोर्टर्स भी आध्या से ऐसे ही सवाल करने लगे। उन सभी रिपोर्टर्स की भीड़ में से एक और रिपोर्टर ने आध्या से सवाल करते हुए कहा, मिस महेश्वरी, क्या ये सच है कि आपकी पर्सनल लाइफ का असर आपके बिजनेस पर भी हो रहा है? क्या आपने सच में महेश्वरी ग्रुप को यहाँ तक पहुँचाने के लिए अपना सौदा किया है? ऐसे ही एक के बाद एक सवाल वह सभी रिपोर्टर्स आध्या से किए जा रहे थे। हर एक रिपोर्टर के सवाल के साथ अगले रिपोर्टर के सवाल और भी ज्यादा अश्लील और आपत्तिजनक हो रहे थे। आधे सवालों में तो उसकी पर्सनल लाइफ को भी निशाना बनाया जा रहा था। आध्या का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वह चिल्लाने ही वाली थी कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। प्लीज शांत हो जाए मैम, एक धीमी लेकिन आत्मविश्वास से भरी आवाज ने कहा। ये शिवांश था। उसने रिपोर्टर्स की भीड़ के बीच आते हुए अपनी काबिलियत का परिचय दिया। एक चालाक मुस्कान के साथ उसने सबसे पहले उस रिपोर्टर को जवाब दिया जिसने आध्या के कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी। तुम्हें हमारे सीईओ की पर्सनल लाइफ के बारे में जानने का कोई भी अधिकार नहीं है, और रही बात उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाने की, तो इसके लिए मैं आप सभी के ऊपर केस कर सकता हूं। आप एक सम्मानित इंसान के कैरेक्टर के ऊपर इस तरीके के इल्जाम बिना किसी सबूत के बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, और न ही उनके ऊपर कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। क्या आप सभी के पास कोई सबूत है जो आप हमारे सीईओ के ऊपर ऐसे भद्दे इल्जाम लगा रहे हैं? मीडिया को देश का चौथा पिलर बोला जाता है, लेकिन आप सभी के व्यवहार को तो देखकर यही लगता है कि आप लोगों ने पहले ही हमारी मैडम को कसूरवार ठहरा दिया है, बिना किसी जांच के और बिना किसी सबूत के। इतना कहते ही उसकी नज़रें काफ़ी तीखी हो गई। साथ ही उसने सभी मीडिया रिपोर्टर्स को घूरते हुए धमकाने वाले लहजे में आगे कहा, आप सभी की हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे सवाल करने की? मैं आप सभी को वादा करता हूं, एक बार इस अफवाह को मैं गलत साबित कर दूं, उसके बाद जिसने भी हमारे सीईओ के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाए हैं मैं उन सभी को लीगल नोटिस भेजूंगा। शिवांश की आवाज़ एकदम स्थिर थी, साथ ही उसकी आवाज़ में झलक रहा जानलेवा इरादा साफ समझ आ रहा था, जिसे समझते ही वह रिपोर्टर जिसने आध्या के कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी वह तुरंत शांत हो गया। साथ ही उसका चेहरा झुक गया। साथ ही शिवांश की धमकी से वहां एक तहलका मच गया। इसके बाद उसने बाकी के सभी रिपोर्टर्स को देखते हुए आगे कहना जारी रखा, आपकी जानकारी के लिए महेश्वरी ग्रुप ने हमेशा पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है, और अगर आप हमारी सीईओ पर निजी सवाल उठाना बंद कर दें तो मैं आपके बाकी सवालों के जवाब देना शुरू कर सकता हूं। उसकी शांत लेकिन तीखी बातों ने रिपोर्टर्स को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कुछ और सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन शिवांश ने इतनी चतुराई से उन्हें जवाब दिए कि वे सभी चुपचाप वहां से हटने लगे। जैसे ही स्थिति नियंत्रण में आई, आध्या ने शिवांश की ओर देखा। वह उसकी इस समस्या सुलझाने की काबिलियत पर हैरान थी। उसने आज पहली बार शिवांश की काबिलियत का नज़ारा देखा था। साथ ही उसे समझ भी आ रहा था कि आखिर क्यों उसके दादू ने शिवांश को उसके असिस्टेंट के रूप में हायर किया होगा। आध्या के चेहरे पर इस समय शिवांश को देखते हुए अनचाहे ही एक मुस्कान आ गई थी, लेकिन शिवांश, जो अपने फ़ोन पर किसी को कॉल कर रहा था, उसके चेहरे की मुस्कान को नहीं देख पाया। शिवांश ने अपना फ़ोन कान पर लगाते हुए किसी से गंभीर लेकिन सख्त आवाज में कहा, पता करो कि यह अफवाह कहाँ से शुरू हुई और कौन इसके पीछे है। उसने आदेश देते हुए फ़ोन काट दिया। कॉल के कट होते ही अचानक शिवांश को एक मीठी सी आवाज़ सुनाई दी। थैंक यू, आध्या ने धीमी आवाज में कहा। शिवांश ने उसे हल्की मुस्कान दी और कहा, ये तो मेरा काम है मैम, और वैसे भी मेरे होते हुए कोई आपके ऊपर उंगली तक नहीं उठा सकता। आध्या कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक और कॉल आई। ये कॉल रावत कंपनी और राठौर कॉरपोरेशन के सीक्रेट प्लान्स का हिस्सा थी, लेकिन कॉल सुनने के बाद आध्या का चेहरा गंभीर हो गया। शिवांश उसकी गंभीरता को देखकर थोड़ा चिंतित हुआ और उसने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, आध्या ने टालते हुए कहा, लेकिन उसके हाव भाव कुछ और ही कहानी कह रहे थे। इसके बाद आध्या तुरंत अपनी कार के अंदर बैठ गई और वहां से निकल गई। शाम ढल चुकी थी। शिवांश अपने काम में व्यस्त था,
जबकि आध्या अपने केबिन में एक बंद फाइल को लगातार देखे जा रही थी। उसकी आंखों में चिंता और दुविधा साफ झलक रही थी। उसी समय रॉय मैंशन के एक गुप्त कमरे में शिवांश का सबसे करीबी दोस्त अनिरुद्ध किसी से फोन पर बात कर रहा था। तुमने सब कुछ सही तरीके से कर दिया? उसने गंभीरता से पूछा। दूसरी ओर से आवाज आई, हाँ, लेकिन अब खेल और खतरनाक हो सकता है। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यह और मजेदार होगा। अब देखते हैं महेश्वरी ग्रुप कब तक टिक पाता है। रात के अंधेरे में एक रहस्यमय शख्स की परछाई अनिरुद्ध के पीछे दिखाई दी। आखिर यह रहस्यमय शख्स कौन है? क्या वह शिवांश का दोस्त है या दुश्मन? और क्या शिवांश का मकसद सिर्फ आध्या को मदद करना है या उसके इरादे कुछ और हैं? जानने के लिए सुनते रहिए यू आर माई मैडनेस।